हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है उसको बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1। 5.1 के सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपन सोल्व करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले के सारे जो चैप्टर्स है वो अपन पिछली वीडियोज में सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मैं वहां पे लिंक डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखो 5.1 को शुरू करने से पहले आपको कुछ बात बता देता हूं मैं, जो कि मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं। इंट्रोडक्शन का इसका एक लेक्चर लिया था प्रश्नावली 5 का, ठीक है ना। तो उसमें जो समझा था समांतर श्रेणी के बारे में, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, इसके बारे में वहां पे बात करी थी। तो देखो, अगर संख्याओं की कोई भी सूची तुम्हें दे रखी है, जैसे जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके ये एक संख्याओं की सूची दे रखी है, और तुम्हें ये बताना है कि ये जो सूची है, ये जो लिस्ट है, ये एपी में है या नहीं है। एपी है नहीं है मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, चेक करना पड़ेगा सारवंतर निकाल के। क्या निकाल के? सारवंतर निकाल के। तो अपन को देखो, ये तो पता है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। अपन यहाँ सबसे पहले D1 निकाल लेंगे। D1 मतलब सारवंतर ही होता है, लेकिन D1 का मतलब है कि तुम A2 में से क्या घटाओ, A1 को घटाओ। A2 में से किसको घटाओ? A1 को, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को। तो 5 - 3 करेंगे तो कितना आएगा? 2। इसे D2 निकालते हैं। D2 का मतलब क्या है? तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाओ। किसमें से? तीसरे पद में से, मतलब A3 में से A2 को घटाओ। A3 कितना है यहाँ पे? 7। इसमें से 5 घटा दो, कितना बचेगा? 2। फिर D3 निकालो। D3 मतलब चौथे पद में से किसको घटाओ? तीसरे पद को घटाओ, मतलब A4 - A3। A4 कहाँ है? ये 9। 9 में से क्या घटाओ? 7। कितना आ गया? 2। देखो D1 D2 D3, ये D1 बराबर D2 बराबर D3, यहाँ तीनों क्या है? बराबर है। अगर D1 बराबर D2 बराबर D3 है तो ये क्या है? समांतर श्रेणी में है, मतलब ये एपी है। अगर मान लो D1 बराबर D2 नहीं आता है तो फिर ये एपी में नहीं है। अगर पहले ही दो सार्वंतर बराबर नहीं है मतलब ये एपी में नहीं है। सारे सार्वंतर बराबर आने चाहिए, तभी अपन लिस्ट को, सूची को क्या बोलेंगे? एपी में। तो देखो, अगर यहाँ 5.1 के पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की जो सूची है वो एपी है और क्यों। देखो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस में अपन को एपी बनाना है, मतलब पहले एक लिस्ट बनाएंगे, सूची बनाएंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। ऐसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, उसके लिए पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। देखो अपन को जो टैक्सी का किराया है उसके लिए एक सूची बनानी, लिस्ट बनानी है, फिर उसको चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है ना। तो देखो, प्रथम किलोमीटर का जो किराया है, मतलब आप जहां पे हो अभी वहां से प्रथम किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर अगर आप जाते हो तो वहां 15 रुपए लग रहे हैं। कितने रुपए लग रहे हैं? 15 रुपए। फिर अगर आप उसके आगे भी जाते हो, एक एक किलोमीटर जैसे बढ़ते जाओगे तो 8 रुपए और बढ़ते जाएंगे। जैसे पहले 15 लगा, फिर अगले किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे, फिर उसके अगले के लिए 8 और देने पड़ेंगे। ऐसे जैसे कि मान लो आप यहाँ पर हो, आपका बस स्टॉप है, ये है ना, मतलब आपका घर है जो भी है ना, यहाँ पे रहते हो आप, बस स्टॉप पे खड़े हो या घर से टैक्सी ले रहे हो, है ना। तो यहाँ से जब तुम पहला किलोमीटर चलोगे, पहला किलोमीटर चलोगे, पहला, तो उसके लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 15 रुपए। कितने रुपए लग रहे हैं? 15 रुपए। अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर और चलते हो, यहाँ से 1 किलोमीटर और चलते हो, मतलब 2 किलोमीटर आपन ने दूरी तय कर ली, तो उसके लिए आपको 8 रुपए और देने पड़ रहे हैं। कितने रुपए? 8 रुपए और देने पड़ रहे हैं। फिर अगर आप यहाँ से फिर 1 किलोमीटर और चलते हो, मतलब 3 किलोमीटर आगे, तो 8 रुपए और ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ऐसे 8 रुपए आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो अपन को क्या करना है, पहले किलोमीटर चले तब कितने रुपए लगे, दूसरे चले तब टोटल कितने लगे, तीसरे चले तब टोटल कितने लगे, ऐसी एक लिस्ट बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो एपी में है या नहीं है ना। उसके लिए देखो लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे देखिए, समझिए इधर, है ना, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, है ना। प्रथम किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो कितने रुपए लग रहे हैं अपने पास? 15 रुपए। ठीक है, 15 रुपए लगेंगे ना। क्योंकि क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक अतिरिक्त, मतलब आगे के लिए अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त किलोमीटर
के लिए किराया कितना है? 8 रुपए। कितना है? 8 रुपए। तब दूसरे किलोमीटर तक, ठीक है, दूसरे किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर तक, तक का किराया, दूसरे किलोमीटर तक का किराया कितना होगा बताओ? तुम बताओ कितना होगा? प्रथम किलोमीटर के लिए 15 था, अब 1 किलोमीटर और आगे चले मतलब 8 रुपए और लग गए, तो मतलब कितना हो जाएगा अपना? 15 + 8, और 15 और 8 को अगर जोड़ते हैं तो कितने होंगे? हाँ, कितने होंगे बताओ? 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 23, 23 हो जाएंगे, है ना। तीसरे किलोमीटर तक का किराया निकालते हैं अब। तीसरे किलोमीटर तक का किराया, ठीक है। तीसरे किलोमीटर तक के किराए की बात करें अगर अपन, तो जो 23 है मतलब दूसरे किलोमीटर तक जो किराया लगा, यहां तक जो लगा, उसमें फिर क्या जुड़ जाएगा? 8 जुड़ जाएगा। 8 रुपए और ज्यादा लग जाएंगे, है ना। 8 रुपए और लगेंगे। 23 में जब 8 जोड़ेंगे अपन तो ये हो जाएंगे उनके पास 31। होगा 31। फिर आगे चलते हैं, चौथे किलोमीटर की बात करते हैं। चौथे किलोमीटर तक का किराया, है ना। चौथे किलोमीटर तक के किराए की अगर बात करें तो जो 31 है उसमें कितने जुड़ जाएंगे? फिर 8 जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 39, 39, है ना। आगे चलो, देखो अब सूची बन गई अपने पास। क्या बन गई? सूची। अतः सूची, सूची मतलब लिस्ट। सूची, सूची क्या बन गई? देखो अपने पास सूची बन गई अपने पास। पहले 15, फिर 8 और जुड़ गए उसमें 23, फिर 8 रुपए और जुड़ गए 31, फिर 39, ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चल रहा है। अब ये जो लिस्ट बनी है, सूची बनी है, इसको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, और एपी में क्यों है ये बोलना है अपन को, ये बताना है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ क्या करेंगे? सारवंतर चेक करेंगे, D1 D2 D3, अगर वो बराबर आ जाते हैं तो एपी में है। क्यों है एपी में? क्योंकि सारवंतर बराबर है। अगर वो बराबर नहीं आते तो एपी में नहीं है। तो देखो यहाँ सारवंतर की बात करते हैं। D1 मतलब A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 में से A1 घटाएंगे मतलब 23 में से क्या घटाएंगे? 15 घटाएंगे तो कितना आता है? 8 आता है। अगर D2 की बात करें, D2 की बात करें तो A3 में से A2 घटाएंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 31 में से 23 को घटाएंगे, कितना आएगा बताओ? 8 आएगा। फिर D3 की बात करें, D3 में कितना है अपने पास? A4 में से A3 घटाना पड़ेगा, मतलब 39 में से क्या घटाना पड़ेगा? 31। इसमें भी कितना आएगा? 8। देखो D1 D2 D3 तीनों सारवंतर जो निकाले हैं वो 8 है। क्या है? 8। मतलब D1 बराबर D2 बराबर D3 है। D1 बराबर D2 बराबर D3 यहाँ। अतः यह सूची, अतः यह सूची एपी है। क्या है? ये सूची एपी है। क्यों है? क्योंकि सारवंतर बराबर है। तो देखो पहले सवाल में जो सूची बनी, जो लिस्ट बनी, उसका सारवंतर चेक करने पे तीनों सारवंतर बराबर आ रहे थे। अगर इसके आगे भी सूची बनाएंगे और उसको भी चेक करेंगे ना, तो सारवंतर क्या आएगा? बराबर आएगा। और सारवंतर बराबर आ गया तो अपन ने बोल दिया कि ये सूची किसमें है? एपी में है। तो आया क्वेश्चन समझ में? कुछ नहीं करना है इसमें, सूची बनानी है बस। यहाँ पे लिख के पहले अपन ये देख लेंगे कि कितना जोड़ना है, कितना घटाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। वहां से अपन इसका एपी बना लेंगे, मतलब सूची बना लेंगे। फिर उसको चेक कर लेंगे सारवंतर निकाल के कि उस एपी में है या नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है अगला, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं और सोल्व करते हैं ना। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। सूची किसकी बनानी है? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। किसी बेलन में, जैसे कि मान लो कोई बेलन है, बेलन टाइप ऐसे कुछ है, बेलन टाइप कुछ पात्र मान लो उसको आप, ऐसे, है ना। ये बेलन है, ठीक है। बेलन है जिसमें एक पंप यहाँ पे लगा हुआ है और एक पंप यहाँ पे लगा हुआ है। ये हवा भरने का है मान लो, ऐसे मान लो, है ना। नीचे एक पंप लगा हुआ है और ऊपर ही, मतलब इसमें हवा भरी हुई है मान लो आप। तो उसमें जो उपस्थित मात्रा है, बेलन में उपस्थित मात्रा कितनी है, उसकी अपन को सूची बनानी है। लेकिन उसने बोला है कि वायु निकालने वाला जो पंप है, ये वायु निकालने वाला पंप है, प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा, बेलन में जितनी भी शेष हवा बचती है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लो पहले हवा कितनी है?
x है, 1 है, 2 है, 4 है, कितनी भी हो सकती है, अपन को पता नहीं है। उसमें से जितनी निकाली फर्स्ट बार में, फिर जितनी शेष रह गई, जितनी उसमें बची है, उसका 1/4 भाग फिर बाहर निकाल देगा। फिर जो बचेगी उसका 1/4 भाग फिर निकाल देगा। ऐसे हर बार जितनी हवा उसमें बचती जाएगी, उसका 1/4 भाग वो पंप निकालता जाएगा, है ना। तो अपन को मानना पड़ेगा कि बेलन में सबसे पहले हवा कितनी है, क्योंकि उसने नहीं दी। जैसे पिछले क्वेश्चन में पहले किलोमीटर का किराया उसने दे दिया था 15 रुपए, मतलब वहां 15 से शुरू करना था। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसने ऐसी संख्या नहीं दी है, मात्रा नहीं दी है कि इतनी मात्रा है और आप यहाँ से शुरू करो। तो अपन को कुछ मानना पड़ेगा। तो अपन यहाँ क्या मानेंगे, देखो, माना बेलन में हवा की मात्रा एक मान लेते हैं। क्या मान लिया, एक। एक का मतलब पूरा भरा हुआ है ना, एक। क्योंकि प्रत्येक बार पंप शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ना। प्रत्येक बार पंप जो है वो शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो दूसरी बार में, पहली बार में उसमें कितनी हवा है, एक, ठीक है। तो पहली बार हवा निकालने पर शेष हवा, पहली बार हवा निकालेगा ना पंप, तो उसमें शेष हवा कितनी बचेगी उसको देख रहे हैं यहाँ पे। तो देखो देखो, मार्कर में मैं इंक डाल लेता हूँ, ये थोड़ा हल्का चल रहा है ना। चलिए, पहली बार हवा निकालने पर शेष हवा देख रहे हैं अपन, है ना। पहली बार हवा निकालने पे कितनी हवा शेष बचेगी उसमें ये देख रहे हैं। तो देखो, पहली बार उसमें कितनी हवा थी, एक थी। पहले स्टार्टिंग में, शुरुआत में उसमें कितनी हवा थी, एक थी। तो उसने बोला है कि 1/4 भाग, उसमें जितनी भी हवा है ना उसका 1/4 बार भाग निकालता है वो बाहर। तो देखो, एक में से घटाना पड़ेगा, मतलब बाहर निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है, एक का 1/4, ऐसे। भाग एक था, मतलब ये हवा थी, उसमें से निकाल रहा है कितना भाग, 1/4 भाग, किसका, शेष हवा का। तो स्टार्टिंग में तो एक ही थी ना, मतलब एक का 1/4 भाग वो निकालेगा वहां से। इसको सोल्व कर ले अगर अपन, तो देखो, 1 - 1/4 बनेगा ये। और अगर इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 - 1, मतलब ये आ जाएगा अपने पास 3/4। ठीक है। अगला, दूसरी बार दूसरी बार हवा निकालने पर शेष हवा, जब दूसरी बार हवा निकालेंगे तो शेष हवा कितनी होगी, देखो। अब इसमें क्या होता है, दूसरी बार हवा निकाल रहे हैं, मतलब इसके पहले कितनी हवा थी, 3/4। तो 3/4 में से तो निकालेंगे, किसमें से निकालेंगे बताओ, 3/4 में से निकालेंगे। 3/4 में से निकालेंगे क्या, 1/4 भाग, किसका 1/4 भाग, इस हवा का 1/4 भाग, मतलब 3/4 का 1/4 भाग निकालेंगे, है। चलो आगे देखो, इसमें से ये हो जाएगा अपने पास, इधर नीचे लिखते हैं इसको, 3/4 माइनस 3/16। अगर इसका एल्सियम 16 आता है, 4 और 6 का एल्सियम कितना आएगा, 16 आएगा। 16 आता है तो 4 का भाग 16 में 4 बार, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, माइनस इधर आ जाएगा 3, मतलब ये आ जाएगा मेरे पास 9/16। आगे चले, तीसरी बार की बात करते हैं। तीसरी बार हवा निकालने पर, तीसरी बार हवा निकाल रहे हैं ना, हवा निकाल रहे हैं टायर की, सॉरी बेलन की, है ना। हवा निकालने पर शेष हवा, तीसरी बार निकालने के बाद कितनी बचेगी, पहले कितनी थी, 9/16 थी, इसमें से घटा देंगे क्या, 9/16 का 1/4 भाग, है ना। तो इसका देखो, 9/16 माइनस 9/64 आ जाएगा, है ना। 4 16 64। तो यहाँ पे इसका एलसीएम अगर 64 लें
तो 64 है ना, 64 लें तो 16 का भाग 64 में 4 बार, 4 को 9 से गुना करेंगे तो 36 माइनस 64 का 64 में एक बार 9 आ जाएगा यहाँ पे, इसका आएगा 36 माइनस 9 कर लेंगे, 36 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 27/64। ठीक है, 27/64 हो गया। अब यहाँ पे 3 बार निकाले अपन, अब सूची बना लेते हैं अपन, यहाँ पे इधर देखो है ना, तब सूची, तब सूची है ना, अतः लिखते हैं, अतः, अतः सूची, अतः सूची कितनी हो जाएगी मेरे पास, देखो सूची सबसे पहला भाग क्या था 1, फिर हवा निकालने के बाद कितना बच गया 3/4, फिर कितना हो गया 9/16, फिर कितना हो गया 9/16 के बाद हो गया अपने पास 27/64। ये सूची बन गई। अब इसको चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। यहाँ अपन निकालेंगे इसका D1, ठीक है, D1 निकाले, यहाँ निकालते इधर थोड़ा नीचे, D1, यहाँ D1 निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटाना पड़ेगा, मतलब 3/4 में से 1 को घटाना पड़ेगा। और देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1, 4 मतलब माइनस के 1/4। D2 की अगर बात करें तो D2 हो जाएगा 9/16 में से घटाना पड़ेगा 3/4 को, तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे। अगर इसके एलसीएम की बात करें तो आ जाएगा 16, इधर आ जाएगा 9, 4 का भाग 16 में 4 बार और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12, मतलब माइनस के 3/16। अगर मैं D1 और D2 की बात करूं तो क्या ये दोनों बराबर है, D1 आ रहा है -1/4, D2 आ रहा है -3/6, मतलब ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो फिर D3 निकालने की जरूरत है अपन को यहाँ पर नहीं है। D3 क्यों निकालेंगे भाई, D3 क्यों निकालेंगे जब D1 और D2 बराबर नहीं है, D1 D2 बराबर होते तो फिर D3 निकालते। तो देखो यहाँ D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है, अतः यह सूची एपी नहीं है। आया समझ में, आया, कुछ नहीं किया, माना बेलन की हवा की मात्रा 1 मान ली शुरू में, फिर उसमें से 1/4 भाग को घटाते गए। सबसे पहले 1 में से 1 का 1/4 भाग को घटाया तो 3/4 आया, मतलब अब बेलन में 3/4 हवा है। फिर दूसरी बार हवा निकालेंगे तो 3/4 में से घटाएंगे 3/4 के 1/4 भाग को, क्योंकि शेष हवा का 1/4 भाग मतलब 3/4 का 1/4 भाग है ना। ऐसे करके तीसरी बार भी निकाल ली, फिर चेक कर लिया सूची बनने के बाद कि ओपी में है या नहीं है, D1 D2 निकाल के, है ना। देखो अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। फिर इसका तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। देखिएगा अगला प्रश्न, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद मतलब कुआं खोद रहे हैं तो हर मीटर की खुदाई के बाद उसकी कितनी लागत होती है, उसमें कितना खर्चा आता है, उसकी अपन को सूची बनानी है। जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए, पहला 1 मीटर गड्ढा जो खोदा है उसकी तो 150 रुपए लागत आई है, खर्चा आया है। उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। जैसे पहले मीटर में जो गड्ढा खोदा, जैसे कि मान लो ये गड्ढा खोदा अपन ने ना, ये यहाँ पे गड्ढा खोदा तो इसके लिए कितने रुपए लगे 150 रुपए। पहले मीटर 1 मीटर गड्ढा खोदा है अपने पे तो फिर 150 रुपए लगे। अगर उसके बाद फिर 1 मीटर अगर बढ़ाते जाते हैं, इसको 1 मीटर और खोद लिया तो फिर उसमें क्या हो गया 50 रुपए ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे, है ना। फिर 1 मीटर गड्ढा और खोद रहे हैं, उसके भी कितने रुपए लग रहे हैं बताओ, 50 रुपए और लग रहे हैं। ऐसे हर मीटर में नीचे बढ़ाते जाओगे आप तो 50 रुपए एक्स्ट्रा लगते जाएंगे और टोटल लागत में अगर उसको देखेंगे तो टोटल खर्चे में जुड़ता जाएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से समझना। प्रथम मीटर, प्रथम मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है बताओ 150 रुपए, क्वेश्चन में दी गई है ना 150 रुपए। चूंकि बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। कितने रुपए बढ़ती जाती है 50 रुपए बढ़ती जाती है। कितने रुपए 50 रुपए बढ़ती जाती है।
पहले मीटर में 150, फिर 50-50 बढ़ती जाती है ना। तब अपन यहां देखेंगे, तब दूसरे मीटर तक खुदाई की लागत, दूसरे मीटर तक खुदाई की लागत 150 प्लस 50 जोड़ देंगे ना, प्रथम मीटर में जोड़ देंगे उसको, तो कितना हो जाएगा बताओ, 200 हो जाएगा। फिर तीसरे मीटर के लिए देख लेते हैं, तीसरे मीटर तक खुदाई की लागत, टोटल लागत है ना, तीसरे मीटर तक टोटल लागत कितनी हो जाएगी, 200 में कितना जोड़ देंगे 50, तो कितना हो जाएगा 250 रुपए। फिर चौथे मीटर के लिए देख लेते हैं, चौथे मीटर तक खुदाई की लागत, छोटे मीटर तक खुदाई की लागत की बात करें तो 250 में 50 और ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300। तब सूची की अगर बात करें, अतः सूची जो बन रही है, तो सूची जो बन रही है, अपनी लिस्ट जो बन रही है बेटा, वो क्या बन रही है, पहले स्टार्टिंग में 150, फिर 50 ऐड हो गए 200, फिर 50 ऐड हो गए 250, फिर 50 ऐड हो गए 300, ऐसे चलता जाएगा है ना। अब यहाँ क्या करना है, इस सूची को चेक करना है, इस सूची को क्या करना है, चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं सारवंतन निकाल के। तो यहाँ D1 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो D1 क्या होगा, देखो D1 होता है A2 में से A1 को घटाना होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है, तो 200 में से 150 को घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। फिर D2 की अगर मैं बात करूं, D2 की अगर बात करें तो 250 में से घटाना पड़ेगा 200 को, मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को, इसमें भी कितना आ गया 50। फिर D3 की अगर बात करें तो सेम ऐसे चौथे में से किसको घटा देंगे, तीसरे को, तो 250 को घटा देंगे तो कितना आ गया 50। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ D1 बराबर है D2 के और ये बराबर है D3 के, और इसी प्रकार से अगर आगे भी D4 D5 निकालेंगे तो सभी बराबर आएंगे। इसका मतलब ये जो सूची बनी है वो किस में है, एपी में है। अतः यह सूची, ये जो सूची है वो क्या है, एपी है। ये सूची क्या है, एपी है। हो गया सवाल, कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में, बस अपन को सूची बनानी है, जो भी दिया है, जो भी डाटा दिया है उससे सूची को बनाना है, फिर ये चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है, एपी है या नहीं है। तो सारवंतन निकालने D1 D2 D3 निकाल लेंगे, पिछले वाले पद में से आगे वाले पद को घटा के, और फिर चेक कर लेंगे कि वो बराबर है या नहीं है। बराबर है तो सूची एपी में है, बराबर नहीं है तो सूची एपी में नहीं है। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन बन रहा है हर साल, प्रत्येक वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, उसकी अपन को सूची बनानी है ना। तो जबकि 10,000 रुपए की जो राशि है उस पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। 10,000 रुपए स्टार्टिंग में खाते में, उस पर 10%, सॉरी 8% का इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज लग रहा है। कौन सा ब्याज लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है 8% का 10,000 रुपए पे हर साल। तो हर साल उसमें कितने रुपए जमा करने होंगे वो अपन को निकालने, सूची निकालनी है। तो देखो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे प्रथम वर्ष में राशि, मतलब प्रथम वर्ष में राशि कितने रुपए है उसके पास खाते में, है ना, ऐसा लिखो, प्रथम वर्ष खाते में राशि, है ना, खाते में राशि कितने रुपए हैं, 10,000 रुपए है। कितने रुपए हैं, 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए ब्याज लगेगा कितने परसेंट का, 8% का, 8% वार्षिक दर का ब्याज लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे चूंकि प्रत्येक वर्ष, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 8% वार्षिक दर, 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। कौन सा ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि। तब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज निकालेंगे, फिर मिश्र धन निकाल लेंगे ना। चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए पे लगेगा, 10,000 रुपए पे लगेगा। 10,000 रुपए कितना परसेंट, 8%, मतलब मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, फॉर्मूला होता है ये।
किसका, मतलब साधारण ब्याज का होता है, पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी यूज कर सकते हैं अपन। यहाँ पे 10,000 है तो फिर अगला जो मिश्र धन बनेगा उसको यूज कर लेंगे, इसलिए अपन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करें। तो देखो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, खत्म। उसके बाद कितना बच गया यहाँ पे 100 इंटू 8, तो कितना आ गया 800, मतलब 800 रुपए का ब्याज लग रहा है दूसरे साल में। कितने का, 800 रुपए का, ठीक है। 800 रुपए का ब्याज लग रहा है तो किसमें जुड़ेगा, ये 10,000 में जुड़ जाएगा। मतलब दूसरे वर्ष में जो राशि बन गई, दूसरे वर्ष तक खाते में मिश्र धन, दूसरे वर्ष तक खाते में जो मिश्र धन बनेगा वो कितने रुपए बन गए, 10,000 थे पहले, अब 800 रुपए और जमा करने हैं उसको, मतलब कितने, 10,800 रुपए हो गए, ठीक है। अब तीसरे वर्ष की बात करें, तीसरे वर्ष है ना, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर वही 10,000। देखो चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ यहाँ ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो पिछला मिश्र धन होता है उस पे ब्याज लगता है, और साधारण ब्याज में क्या होता है, जो पहला मिश्र धन होता है उस पे ब्याज लगता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो अब ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 10,800 पे लगेगा, ना कि 10,000 पे। साधारण ब्याज होता तो 10,000 पे लगता, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए ये पिछले साल के मिश्र धन पे लगेगा, हर साल इसमें ब्याज बढ़ता जाता है। तो 10,800 इंटू 8 इंटू 1/100, इसलिए अपन ने फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ पे, है ना, साधारण ब्याज वाला। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसको अगर गुणा करते हैं तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, और यहाँ पे 0 है तो 6 आ जाएगा, और 8 को इससे गुणा करेंगे तो 864 आ गया। देखो तीसरे वर्ष में जो ब्याज लगा वो कितना हो गया, 864। तब तीसरे वर्ष तक खाते में, तीसरे वर्ष तक खाते में मिश्र धन, तीसरे वर्ष तक खाते में मिश्र धन कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 10,800 रुपए तो पहले था, फिर 864 और उसमें ऐड हो गया, कितना हो जाएगा, है ना, 4 6 16 और 1 11,664 रुपए हो जाएगा। तब सूची की अगर बात करें, अतः जो सूची बनी है वो क्या बनी है, देखो सूची क्या बनी है, स्टार्टिंग में 10,000 रुपए थे उसके पास, फिर ब्याज लगने पे 10,800 रुपए हो गए अगले साल, फिर ब्याज लगने पे 11,664 रुपए हो गए, ऐसे बढ़ता ही जा रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी निकालेंगे, मतलब सार अंतर निकाल के चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है ना। तो ध्यान से देखिएगा, 10 यहाँ D1 की अगर मैं बात करूं तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, मतलब 10,800 में से घटाएंगे किसको, 10,000 को घटा लेंगे, है ना, तो कितना बच जाएगा, 800 बच जाएगा अपने पास। अगर D2 की यहाँ पे बात करते हैं तो 11,664 में से घटाएंगे किसको, 10,800 रुपए को घटाएंगे इसमें, तो 864 आ जाएगा। देखिए D1 D2 में पता लग गया कि बराबर नहीं है, तो फिर D3 नहीं निकालेंगे, D3 निकालने की जरूरत ही नहीं है अपन को, है ना। तो यहाँ पे यहाँ लिख देंगे अपन, यहाँ D1 और D2 ही बराबर नहीं है, तब अतः ये जो सूची बनी, ये जो सूची है वो एपी नहीं है, सूची जो बनी है वो एपी नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए एपी बोल रहे हैं ना। तो ये एपी में नहीं है सूची, अपने चेक कर लिया D1 D2 निकाल के। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और इसके सारे क्वेश्चन हो गए पहले क्वेश्चन के। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको अगली वीडियो में अपन सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है।